सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। लगभग आपको 4000 के लगभग हमने क्वेश्चन आंसर करवा दिए। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित हमने 132 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आदिकाल से संबंधित 345, भक्ति काल से संबंधित 771, रीति काल से संबंधित 381 और आधुनिक काल से संबंधित हमने 1053 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत और इनके अंतर्गत हैं 2065 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 2065 क्वेश्चन हैं। और देखिए, 2065 क्वेश्चनों में हमने 880 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और वो भी किन किन से संबंधित करवाए हमने? गद्य साहित्य से संबंधित, नाटक से संबंधित, और अब हम आज करवा रहे हैं आपको उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उपन्यास से संबंधित हमने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आज ये हमारा उपन्यास से संबंधित कम से कम 16वां या 17वां वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए 881 का आज का पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो भारत विभाजन के ऊपर नहीं लिखी जा रही है। तो देखिए, कौन सी पुस्तक है वो जो भारत विभाजन पर नहीं लिखी जा रही? तो देखिए, जो राग दरबारी है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है, जबकि तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये विभाजन पर आधारित रचना है। ठीक है, उपन्यास है। ठीक है, तमस किसका है? तो भीष्म साहनी जी का है, सन 1973 का है। ठीक है, याद रखेंगे। आधा गांव किसका है? तो राही मासूम रजा जी का है, और कब का है? सन 1966 का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है, और कब का है? सन 2000 का है। और राग दरबारी किसका है? तो राग दरबारी आपका इसमें क्या पूछा कि राग दरबारी ही इससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है, और कब का है? सन 1968 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान उपन्यास का विषय भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित है, जबकि राग दरबारी उपन्यास इससे संबंधित नहीं है। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी के द्वारा रचा 2000 का प्रकाशित है ये। और तमस है ये 1973 का है, भीष्म साहनी जी का है। और आधा गांव कब का है? सन 1966 का है। अब की बार मैं ये रचनाओं का जो वर्ष है ये मैं आपको व्याख्या में ही बता दूंगी, यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, मासूम रजा जी का है और ये 1966 का उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 820। आज का अगला क्वेश्चन है ये, दीवार में एक खिड़की रहती है। क्या कुछ आपसे? जो दीवार में एक खिड़की रहती है, ये किसका उपन्यास है? तो देखिए, जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनका उपन्यास है ये। क्या? दीवार में एक खिड़की रहती है। ठीक है, जबकि देखिए अगले और उपन्यास हैं इनके। एक नौकर की कमीज है 1979, खिलेगा तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती है ये 1997 का है इनका। कब का है? 1997। और फिर आपका है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़, ये पूरी एक रचना है, पूरा उपन्यास है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़। तो ये कब की है? सन 2011 का उपन्यास है। ठीक है, कब का है? 2011 का उपन्यास है ये। आदि विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास है। यहाँ पे 4 उपन्यास बताए गए हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के। कौन कौन से हैं? तो एक नौकर की कमीज ये 1979 मतलब 1979 का है। खिलेगा तो देखेंगे ये 1996 का है। कब का है? 1996। और दीवार में खिड़की रहती है ये 1997 का है। और जो आपका हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ ये कब का है? 2011 का है। आदि ये विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास है। उसके बाद में अगले उपन्यास है अपना मोर्चा। ये अपना मोर्चा कब किसका है? तो काशीनाथ जी का है। ठीक है, किसका है? काशीनाथ जी का है। तो अपना मोर्चा कब का है? सन 1972 का है। फिर काशी पर 80 ये कब का है? तो काशी पर 80 2002 का है। उसके बाद में है रेहन पर रख दूँ इनका 2008 का है। और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, याद रखेंगे। रेहन पर रख दूँ बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और कोम्पल कथा ये किसका है? अरुण कमल जी का है। कब का है? किसका है? अरुण कमल जी का है, कोपल कथा।
अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है। तो देखिए जो इनका रंगभूमि है ये गांधीवाद से प्रभावित है। इनका रंगभूमि कब का है, तो देखिए हम आगे इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को नहीं डिस्टर्ब करेंगे हम बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रेमचंद रचित उपन्यास रंगभूमि जो 1925 का है, ये बनारस से लेकर राजस्थान की कथा इसमें व्याप्त है। ठीक है, इसका मुख्य पात्र सूरदास रहा है। पूछा जा सकता है आपसे कि सूरदास प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास का पात्र रहा है। तो रंगभूमि का रहा है, जिसमें अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया है। ठीक है, प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं देव स्थान रहस्य, इनका 1905 का है। प्रेमा 1907 का है। सेवा सदन 1918 का है। वरदान इनका 1921 का है। प्रेमाश्रम 1922 का है। कायाकल्प इनका 1926 का है, क्योंकि 1925 का इनका रंगभूमि यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद में निर्मला इनका 1927 है। प्रतिज्ञा इनका प्रेमा से संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से सन 1929 को प्रकाशित करवाया गया था। कर्मभूमि इनका 1932 है। गोदान इनका 1936 है। और मंगलसूत्र है ये अधूरा है, ये भी 1936 का है, लेकिन सन 1948 में इनके पुत्र अमृत नायर ने उसको पूरा करके प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसके बाद में पूछा गया आपसे आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखिए जो आंचलिक उपन्यास है उनका प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को माना जाता है। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु जी को। देखिए यहाँ पे इनकी व्याख्या है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल जो इनका 1954 का है। प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस इनका 1965 का है। कितने चौराहे 1966 का है। और पलटू बाबू रोड 1979 का है। राम रतन राय इनका 1971 का है, जो कि ये अपूर्ण इनका उपन्यास है। जबकि वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र आदि आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुलाम मंडी उपन्यास है उसकी लेखा कौन है। तो देखिए जो निर्मला भुराड़िया हैं ये क्या है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो गुलाम मंडी उपन्यास है इसके लेखिका निर्मला भुराड़िया हैं, जबकि इदनमम 1994 का है, चाक 1997 का है और झूलानट 1999 का है, अलमा कबूतरी 2000 का है और कहे ईश्वरी फाग ये कब का है, तो सन जी इसका रचना काल मुझे नहीं मिला है। ये मैत्री पुष्पा जी की रचनाएं हैं, उपन्यास है। और उनके हिस्से की धूप 1975 का है। वंशज 1976 का है। चितकोबरा 1979 का है। अनित्य 1980 है। मैं और मैं 1984 है। कठगुलाब 1996 ये मृदुला गर्ग जी के उपन्यास हैं। मैं बोरी साइला ये महुआ माझी के उपन्यास हैं। देखिए जो मैं बोरी साइला है ये किसके हैं, महुआ माझी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ते निकले कि मुख्य पात्र कौन है। तो देखिए जो फरिश्ते निकले इसकी मुख्य पात्र पूछा गया है, तो जो बेला बहू है ये इसकी मुख्य पात्र है। ठीक है, फरिश्ते निकले मैत्री पुष्पा जी का रचित स्त्री विमर्श आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास की दो मुख्य पात्र हैं बेला बहू और उजाला। इसके अन्य पात्र हैं लिली और बसंती। ये आपके यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और रंग निर्देश। तो देखिए जो आपका डी ऑप्शन है रंग निर्देश, ये नाटक के अंतर्गत आता है, उपन्यास के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और शैली। उपयुक्त तत्वों में कथोपकथन, देशकाल, विकास और चरित्र चित्रण के द्वारा लेखन अपना उद्देश्य सिद्ध करता है, जबकि रंग निर्देशन उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला क्वेश्चन है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना था? तो देखिए जो श्री कृष्ण लाल हैं, डॉक्टर कृष्ण लाल, उन्होंने चंद्रकांता जो है उपन्यास देवकीनंदन खत्री का इसको प्रथम उपन्यास माना था। देखिए देवकीनंदन खत्री को क्या माना जाता है? तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जनक प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। चंद्रकांता इनका 1888 का उपन्यास है और उस उपन्यास को प्रथम उपन्यास मानने वाले थे श्री कृष्ण लाल जी। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के आखिरी में हुई थी। 19वीं सदी के आखिरी मतलब 1888 में हुई थी। यह उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी को सीखा था। ठीक है, ये तिलस्मी और अय्यारी पर आधारित उपन्यास है और इसकी नायिका के नाम के ऊपर ये रखा गया है। वो नायिका का नाम क्या था? चंद्रकांता। और कब का है ये? 1888 का है। ठीक है, अगला है, किस भाषा के उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो देखिए जो मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? कादम्बरी कहा जाता है। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? तो कादम्बरी कहा जाता है। मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं तथा गुजराती में इसे नवल कथा और बंगला में नोवेल कहते हैं। याद रखेंगे, मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा और बंगला में नोवेल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सामा स्वपन डॉक्टर जगमोहन सिंह, बिल्कुल ठीक है। आचार्य वृत्तांत डॉक्टर पंडित अंबिका दत्त व्यास, बिल्कुल ठीक है। 100 अजान एक सुजान देवदत्त जी का नहीं है। 100 अजान एक सुजान श्री कृष्ण भट्ट जी का है। किसका है? श्री कृष्ण भट्ट नहीं, बालकृष्ण भट्ट जी का है। विधवा विपत्ति ये राधाचरण गोस्वामी जी का उपन्यास है। विकल्प जो दिए गए हैं 100 अजान और एक सुजान देवदत्त का सही सुमेलन नहीं है। निम्न इस प्रकार से सुमेलित करते हैं। श्यामा स्वपन डॉक्टर जगमोहन जी का है। आचार्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का है। 100 अजान एक सुजान ये 1892 का है। कब का है? सन 1892। और ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। विधवा विपत्ति ये राधाचरण गोस्वामी जी का है। अगला है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो देखिए जो हृदय हारिणी है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास था। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है। ठीक है, कौन सा है? हृदय हारिणी। और दिए गए विकल्प के अनुसार हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं तारा जो 1902 का है, कनक कुसुम व मस्तानी ये 1903 का है। उसके बाद में आता है आपका सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल ये 1904 का है। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है और ये झांसी की रानी ये कब का है? सन 1946 का है। ठीक है, और जो आपका नूरजहां है ये गुरु भगत सिंह जी का है। किशोरीलाल गोस्वामी का हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। उर्दू में चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? तो देखिए जो रंगभूमि है वो चौगाने हस्ती के नाम से उर्दू में था, उसका हिंदी में रूपांतरण रंगभूमि नाम से हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैं ये इनके जो असरारे में आविद है ये देव स्थान रहस्य से, हम खुरमा हम सबाब ये प्रेमा नाम से हिंदी में रूपांतरण हुआ। किसना जो उर्दू उपन्यास था उसका गबन रूप से हिंदी रूपांतरण हुआ। जलवाए इसार इसका वरदान नाम से हुआ। बाजारे हुसन सेवा सदन नाम से, गोसाए आफियत प्रेमाश्रम नाम से और चौगाने हस्ती रंगभूमि के नाम से। देखिए यहाँ पे जितने भी उपन्यास दिए गए हैं इनके रचनाकाल आपको बता देते हैं। देव स्थान रहस्य ये 1905 का है, प्रेमा 1907 का है, गबन 1931, वरदान 1921, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922 और रंगभूमि सन 1925 का है। ठीक है, रंगभूमि का प्रमुख पात्र है सूरदास। अगला क्वेश्चन है,
893 का क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है कंकाल। किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इरावती 1934 का उपन्यास है इनका, और ये अधूरा उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? अधूरा। तितली इनका 1934 का है, और जो कंकाल है ये इनका 1929 का है। जयशंकर प्रसाद जी ने ये 3 ही उपन्यास लिखे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका उपन्यास। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कंकाल जो 1929 का है, ये प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। कंकाल में देश की सामाजिक स्थिति का अंकन किया गया है। नायक विजय और नायिका तारा के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों को लेकर जाति, वर्ण तथा व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर लेखक ने विचार किया है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो देखिए, जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है वो मैला आंचल है। कौन सा है? मैला आंचल। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का सन 1954 का उपन्यास है मैला आंचल, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, और उपन्यास ही नहीं आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसका कथ्य पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है प्रतीक परिकथा। देखिए, हम इसका रचनाकाल बता देते हैं। प्रतीक परिकथा 1957 है। दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, और पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971, और ये इनका राम रतन राय है ये अधूरा उपन्यास। जबकि देखिए, जो आधा गांव है ये भारत विभाजन पर आधारित है, और ये आधा गांव 1966 का राही मासूम रजा का है। जो वरुणा के बेटे हैं ये नागार्जुन जी का है, और वरुण के बेटे ये 1957 का है। और कब का है ये? नागार्जुन जी का आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन दशा का वर्णन किस उपन्यास में किया गया? देखिए, जो समाज में उपेक्षित जो भंगी जाति के लोग हैं उनका जो जीवन गाथा का वर्णन है वो किस में है? तो नाचो बहुत गोपाल में है। ठीक है, किसमें है? जो नाचो बहुत गोपाल है, इसमें समाज में जो उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा है उसका वर्णन इसमें किया गया। ठीक है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा का वर्णन नाचो बहुत गोपाल इसमें किया गया। ठीक है, किसमें किया गया है? नाचो बहुत गोपाल। और जो नाचो बहुत गोपाल है ये कब का है? तो 1978 का नाटक है, उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर जी का है। उनके अब तक के उपन्यास लेख से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास ही रहे हैं। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों, अभागे, अतंजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना उन्होंने बुना है, और उनके अंतरंग जीवन की रसार्ध और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति की है? देखिए, कृष्णा सोबती की जो कौन सी रचना है, वो कौन सी कृति है, वो कौन सा उपन्यास है जो सांझी संस्कृति पर आधारित है? तो देखिए, जो जिंदगी नामा है ये इनका 1979 का है। कब का है? 1979 का है, और ये एक सांझी संस्कृति पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृष्णा सोबती की कृति जिंदगी नामा सांझी संस्कृति पर आधारित है। ये इस उपन्यास में न तो कोई नायक है और ना ही कोई खलनायक है, सिर्फ लोग हैं। इस उपन्यास में सोबती जी ने पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाबी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा उपन्यास की सृष्टि की है। इस कारण से डेरा जट्टा गांव की प्रतीकात्मक चरित्र का वर्णन यहाँ पे चरित्र बन गया है। ठीक है, उन्होंने पंजाब का साझा संस्कृति, पारिवारिक सामाजिक मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं मित्रों मरजानी जो 1984 का है, और इनका दिलो दानिश 1993 का है। कब का है? जो दिलो दानिश है ये इनका 1993 का है, मित्रों मरजानी इनका 1984 का है। ठीक है, किसके हैं ये? कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को काल कर्मानुसार आपको सही अनुक्रम में लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रेमाश्रम है ये 1922 है, कर्म भूमि है ये 1932 है, गोदान 1936 और गबन 1931। तो देखिए, प्रेमाश्रम, गबन, कर्म भूमि और गोदान
तो प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान ये आपके सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है। प्रेमचंद के निम्नांकित उपन्यासों के कालक्रम पर इस प्रकार होंगे। प्रेमाश्रम इनका 1922 है, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? देखिए क्वेश्चन है इनका, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो देखिए जो नरेंद्र कोहली जी हैं, ये इन्होंने क्या किया है, जो अपनी रचना है उसमें पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है। किसने किया है? नरेंद्र कोहली जी ने। याद रखेंगे आप, उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं आंतक है इनका 1972 का, साथ सहा गया दुख ये इनका 1974 का है। अभ्युदय कब का है इनका? अभ्युदय का रचनाकाल नहीं मिला। जो महासमर है इनका, ये 1988 से 2000 तक कुल 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। अभिज्ञान है इनका 1981 और जो तोड़ो कारा तोड़ो ये इनका 1992 से लेकर 2004 तक लिखा गया उपन्यास है, जो कुल 6 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इन्होंने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ठीक है। क्या किया है इन्होंने? जो अभ्युदय है इसमें राम कथा को और जो महासमर है उसमें महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित उपन्यास जो उपसंहार है उसकी कथा वस्तु का आधार क्या है? देखिए किसका उपन्यास बता रहे हैं। जो उपसंहार उपन्यास है वो काशीनाथ सिंह जी का है। सबसे पहले देखेंगे जो उपसंहार है उपन्यास, इसका रचनाकाल कब का है? तो 2014 का है। ठीक है। तो देखिए जो उपसंहार उपन्यास है किसका? डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी का। उसमें क्या दिया गया है? तो इसमें महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन का वर्णन किया गया है। क्या है? जो महाभारत युद्ध के बाद में कृष्ण का जीवन हुआ था, जीवन के बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया है। डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित जो उपन्यास है उपसंहार, जिसका रचनाकाल 2014 है, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित ये उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं, देखिए हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। काशी का 80 इनका याद रहेगा आपको 2002 का है। फिर उसके बाद में अपना मोर्चा ये 1972 का है और रेहन पर रंग दू इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 2008 का है। और फिर महुआ चरित्र इनका 2012 का है। कब का है? 2012 का है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका कौन है? सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा जो उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, उसकी नायिका कौन है? तो देखिए जो वर्षा वशिष्ठ है ये उसकी नायिका है। किसकी? सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ है। ठीक है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। किसको? सुरेंद्र वर्मा जी को। इनके द्वारा रचित उपन्यास है अंधेरे से परे 1980, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998, काटन समी का वृक्ष, पद्दे पखुरी की धार से। इस रचना के लिए इन्हें 2016 में व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है। 1996 में इनको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया और सन 2016 में 20 वर्ष बाद में इनको व्यास सम्मान दिया गया। कौन सी रचना के लिए? काटना समी का वृक्ष, पद्दे पंखुरी की धार से। ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? 2016 में व्यास सम्मान दिया गया। और जो मुझे चांद चाहिए इस रचना के लिए इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसको? सुरेंद्र वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन है, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो देखिए जो वे दिन वो किस गद्यात्मक की है? तो देखिए वे दिन उपन्यास है, ये किनका है? निर्मल वर्मा जी का। तो क्या है? ये उपन्यास है। वे दिन निर्मल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। यह उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा के द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य।
इनका अंतिम अरण्य सन 1990 का उपन्यास है। ठीक है, फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो फांस उपन्यास है उसके लेखक संजीव साहब हैं। कौन है? संजीव हैं। देखिए संजीव के उपन्यास है फांस, किशनगढ़ की अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है सूत्राधार। क्या है? सावधान नीचे आग है सूत्राधार, फांस, किशनगढ़ की अहेरी सर्कस। अगला है पंकज बिष्ट, लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम। शिव मूर्ति है तर्पण और त्रिशूल, मिथिलेश्वर की है प्रेम न बाड़ी उपजे। ये उपन्यास है। यह अंत नहीं, युद्ध स्थल और सुरंग के सुबह। ये किसके उपन्यास है? मिथिलेश्वर के हैं। शिव मूर्ति के हैं तर्पण और त्रिशूल, पंकज बिष्ट के हैं लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम, और संजीव जी के हैं फांस, किशनगढ़ की अहेरी सर्कस और सावधान नीचे आग है सूत्राधार। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन की शब्दबद्ध करने के प्रयत्न है? तो देखिए कौन सी रचना है ये? शेखर एक जीवनी। क्या है जो शेखर एक जीवनी है वो क्या है? घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन का शब्दबद्ध करने का प्रयत्न ये किया गया है। किसके द्वारा? शेखर एक जीवनी उपन्यास के द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा। ठीक है, अज्ञे का है ये। शेखर एक जीवनी नामक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना के केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। जबकि भूले बिसरे चित्र किसका है? तो भूले बिसरे चित्र 1959 का है। कब का है? सन 1959 का है। और भगवती चरण वर्मा जी का है। अनामदास का पोथा किसका है? तो ये 1976 का है अनामदास का पोथा, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। जबकि अपने अपने अजनबी ये 1961 का है। और किसका है? ये अज्ञे जी का रचित उपन्यास है। देखिए शेखर एक जीवनी ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम भाग सन 1941 को और इसका द्वितीय भाग वर्ष 1944 को प्रकाशित हुआ था। अगला है, देखिए कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। देखिए कंकाल है वो क्या है? एक प्रकार के पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के इस समस्या का मुख्य रूप से उठाया गया है? देखिए जो कंकाल है ये उपन्यास किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। और कब का है? सन 1929 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें प्रेम विवाह और सेक्स के बारे में बताया गया है। तो फिर इसी के बाद में देखिए इस कंकाल उपन्यास में बताया गया है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो देखिए जो चित्रलेखा उपन्यास है इसमें इसको उठाया गया है। जो चित्रलेखा उपन्यास है ये किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का 1934 का उपन्यास है। व्याख्या इसकी, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है चित्रलेखा 1934 का, इस समस्या को मुख्यतः रूप से इसमें उठाया गया। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा आदि। जबकि गोदान प्रेमचंद जी का 1936 का उपन्यास है। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी का सन 1966 का उपन्यास है। और नदी के द्वीप अज्ञे जी का सन 1951 का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखककार कौन है? तो अपने अपने अजनबी हीरानंद, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी ये कब का है? तो सन 1961 का ये उपन्यास है। कब का है? सन 1961 का। अपने अपने अजनबी के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। सन 1961 में रचित ये उपन्यास अपने अपने अजनबी का मूल विषय क्या है? मृत्यु से साक्षात्कार है। क्या है? जो अपने अपने अजनबी है वो 1961 का उपन्यास है और इसका मूल विषय क्या है? मृत्यु से साक्षात्कार। इस उपन्यास के पात्र सेल्मा और योके हैं। अज्ञे के द्वारा अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी 2 भागों में था। एक भाग इनका सन 1941 को प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग सन 1944 को प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ में नदी के द्वीप इनका 1951 का उपन्यास है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी का है।
आपको अशुद्ध पूछा है। तो देखिए नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी का है। महाभोज उषा प्रेमवदा जी का नहीं है। महाभोज 1979 ये किसका है? तो मन्नू भंडारी जी का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और मुझे चांद चाहिए के लिए सन 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से शुद्ध युग इस प्रकार से है। नीला चांद सन शिव प्रसाद सिंह का है। महाभोज 1979 मनु भंडारी जी का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा और अंतर्वशी 2002 का उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया के भीतर गुड़िया। तो देखिए जो आवारा मसीहा है ये एक उपन्यासकार जो साहित्यकार है उसकी जीवनी पर लिखा गया एक उपन्यासात्मक जीवनी है। ठीक है, यहाँ पे जो नीला चांद है ये 1990 की रचना है। महाभोज है ये 1979 का है। सारा आकाश है ये 1959 का है। मुझे चांद चाहिए ये 1994 का है और 96 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो अंतर्वशी है ये 2000 का उपन्यास है उषा प्रेमवदा जी का। ठीक है, आवारा मसीहा सन 1974 का है। किसका है? तो विष्णु प्रभाकर जी का है और ये उपन्यासात्मक जीवनी है। उसके बाद में शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। प्रथम भाग 1941 और द्वितीय भाग 1944 में। अज्ञे है, अज्ञे जी का ये उपन्यास है। गुड़िया के भीतर गुड़िया ये आत्मकथा है। किसकी? मैत्री पुष्पा जी की और ये 2008 की आत्मकथा है। अन्य से अनन्या तक ये प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो मिथिलेश्वर साहब हैं वो सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी इत्यादि। अगला है औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? जो औरत की बोली है उस कृति के रचनाकार कौन है? तो ये गीताश्री जी हैं। कौन है? गीताश्री जी हैं। औरत की बोली कृति की रचनाकार गीताश्री हैं। जबकि महुआ माजी की ने मैं बोरिस इल्ला उपन्यास लिखा था और मैत्री पुष्पा का झूला नट है तथा अलका सरावगी का शेष कादम्बरी नामक की कृति की रचना इन्होंने की थी। भटनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भटनी बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है उसकी नायिका है। चित्रलेखा किसका है? तो चित्रलेखा सन 1934 भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। पुनर्नवा किसका उपन्यास है? तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का सन 1973 का उपन्यास है। दिव्या सन 1945 का उपन्यास है और किसका है? ये जैनेन्द्र जी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र बाणभट्ट, भट्टिनी, न्यूना, निपुणिका, सुचरिता और महामाया हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग और सीमाएं टूटती हैं। जो सीमाएं टूटती हैं वो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। जबकि एक चिथड़ा सुख और उखड़े लोग, तीसरा आदमी ये इनकी रचनाएं नहीं हैं। सीमाएं टूटती हैं ये कब का है? ये उपन्यास किसका है? तो लेखक हैं इसके श्रीलाल शुक्ल जी। और इनके अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज 1957 का है। अज्ञातवास इनका 1962 है। राग दरबारी इनका 1968 है। मकान इनका 1976 है। पहला पड़ाव इनका 1987 है। विश्रामपुर का संत 1998 है। और उसके बाद में यही इनके उपन्यास हैं। जबकि जो एक चिथड़ा सुख है ये 1979 का है। कब का है? 1979 निर्मल वर्मा जी का है। उखड़े हुए लोग ये 1956 का है और किसका है? राजेंद्र यादव जी का है।
और तीसरा आदमी ये कमलेश्वर का 1964 का उपन्यास है। ठीक है, जो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जो मिलजुल मन है उस उपन्यास के लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग जी। मिलजुल मन सन 2001 का उपन्यास है। किसका है? तो मृदुला गर्ग जी का है। इनके द्वारा जो अन्य रचित उपन्यास है वो हैं उनके हिस्से की धूप 1975, फिर वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996। कब का है कठगुलाब? 1996 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथाग में किस उपनिषद की सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें उसका वर्णन हुआ है, इसमें सर्वाधिक स्थलों का वर्णन हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। यह उपन्यास सन 1976 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में औपनिवेशिक युग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो गिरिराज किशोर हैं ये तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखककार हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं। कब का है ये? सन 1982 का है। इसके बाद में इनके द्वारा अन्य रचित उपन्यास है लोग जो 1966 का है, चिड़ियाघर 1968 का है, यात्राएं 1971, जुगलबंदी 1973, यथा प्रस्तावित 1982, परिशिष्ट 1984, असैला 1987, ढाई घर 1991, पहला गिरमिटिया सन 1999। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो देखिए चौखट इनका उपन्यास नहीं है। चौखट उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है। चौखट उपन्यास के रचयिता द्रोणवीर कोहली हैं, जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है काली आंधी। काली आंधी इनका कब का है? तो सन 1975 का है। डाक बंगला 1962, कितने पाकिस्तान 2000, एक सड़क 57 गलियां 1961, लौटे हुए मुसाफिर 1963, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1965 का है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसको आपको छांटना है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं होता है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का वर्णन होता है। बिल्कुल ठीक है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं मिलते। अगला है, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण है, लेकिन कहानी उपन्यास का 10वां भाग है। यही ऑप्शन गलत है और यही आपका आंसर आएगा, जबकि ये तीनों कथन बिल्कुल राइट है। पूछा आपसे गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शन। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग है। यह कथन उपन्यास और कहानी को व्यक्त करने की दृष्टि में सही नहीं है, जबकि तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। जो हिंदी उपन्यास है उसकी संरचना के मूल आधार क्या रहे हैं? बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास, अंग्रेजी। तो देखिए जो अंग्रेजी उपन्यास है वे इनके मूल आधार रहे हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार के रूप में अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में ही उपन्यासों की रचना की है। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो शिक्षक इसमें मेहता है। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? मेहता है। गोदान सन 1936 में रचित प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसमें किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या का अंकन किया गया। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य। इसमें प्रगतिवादी, गांधीवाद और मार्क्सवादी साम्यवाद पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्यों आई है? बहुत कम चरित्रों को शामिल किया गया। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चरित्र हैं, ये तो कोई बात नहीं है।
शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से है। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, सॉरी, यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि शहरी और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने में इसकी कथावस्तु है उसमें कसावट में कमी आई, जबकि दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से ये ठीक है। साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों में एक ही मंच पर ले आने से, देखिए इसका सही आंसर आएगा कि उपन्यास की कथावस्तु में कसावट में कमी किस कारण आई है कि जो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण है उसको समेट लेने में आई है। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि में दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को इसमें समेट लेने के कारण इसमें क्या आई है, कसावट इसमें आई है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी, जीवन की सफलता के लिए किसी अन्य आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? क्या है कि आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी है, जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना के लिए? देखिए जो दिव्या रचना है इसके लिए है, ठीक है। दिव्या किसका उपन्यास है? ये यशपाल जी का उपन्यास है। शायद थोड़ी देर पहले मैंने आपको गलत बताया था कि दिव्या जैनेंद्र जी का उपन्यास है, वो गलत आएगा क्योंकि दिव्या किसका उपन्यास है? यशपाल जी का उपन्यास है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी, जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग के दमन का आवश्यक हो जाता है। देखिए आवश्यक क्या होता है कि आवेग एक वस्तु है लेकिन जीवन क्या है? दूसरी वस्तु है। जीवन की सफलता के लिए हमें कभी कभी आवेगों को दमन करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारी सामान्य उक्ति भी है। उक्त पंक्ति यशपाल जी के द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। यह 1945 में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। कब रचा गया दिव्या को? 1945 में रचा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार से हैं। दादा कामरेड इनका 1941 का है। देशद्रोही 1945 का है। पार्टी कॉमरेड 1946 का है। मनुष्य के रूप इनका 1949 का है। अमिता 1956। झूठा सच दो भागों में है, पहला 1958 और दूसरा भाग 1960। पहला है वतन और देश और दूसरा भाग है देश का भविष्य। मेरी तेरी उसकी बात सन 1974 का है, ठीक है। आज हम यह तय करेंगे। इसी के साथ करते हम क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।